My name is Shailesh Pawar, and today we are going to start with object-oriented programming in Java. So I'm going to start sharing my screen now. Now, अब तक हम लोगों ने जितने भी जावा प्रोग्राम्स लिखे थे, वी हैड मेड यूज ऑफ नोटपैड टू राइट दोज प्रोग्राम्स एंड देन वी यूज टू कंपाइल एंड रन दोज प्रोग्राम्स यूजिंग कमांड लाइन. हम लोग कमांड लाइन के थ्रू उन प्रोग्राम्स को कंपाइल एंड रन करते थे. But from today onwards, we are going to start making use of NetBeans IDE to write and run our Java programs. Because being a Java developer, obviously, ये तुम लोगों से expected है कि at some point in your while learning Java, you should always start working with IDEs also. Now, what is an IDE? IDE stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पे एक प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करने के लिए या एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, कंपाइलर हो, उसमें एरर चेकिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तुम्हें, यू वांट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प टू बी अवेलेबल, है ना. सपोज एक पर्टिकुलर क्लास कैसे काम करने वाला है, उसके क्या क्या डेटा मेंबर्स है, कौन से मेथड्स है उसके अंदर, कैसे वो क्लास, कैसे हर एक मेथड का यूज क्या है, ये सारी चीजें अगर तुम लोग फाइंड आउट करना चाहते हो, ये सारी हेल्प तुम्हें चाहिए अगर, तो वो सब हेल्प प्रोवाइड करने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है उसे आईडीई बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सो फॉर जावा देयर आर वेरियस आईडीईज अवेलेबल इन द मार्केट. NetBeans, IntelliJ IDEA, Eclipse, and there are many more also. Out of which we are going to start with NetBeans here. हम लोग सबसे पहले जो आईडी स्टार्ट करेंगे वो होगी NetBeans, and then we will see that how by making use of NetBeans डेवलपर का जो काम है वो कैसे कम हो जाता है, and why developers prefer to write code in using IDEs rather than writing the code using Notepad. ठीक है. सो ये जो स्क्रीन तुम लोगों को अपनी स्क्रीन पे जो तुम लोगों को विंडो दिख रही है यहाँ पे, दिस इज NetBeans विंडो. ये NetBeans 8.2 इंस्टॉल्ड है मेरे पास यहाँ पे, उसकी ये स्टार्टिंग विंडो है. सो हाउ वुड यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन NetBeans? NetBeans में हम लोग प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे जावा का. तो वी विल हैव टू गो टू फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू में जाके वी विल हैव टू क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरीज, we will have to select Java, and from right hand side we are going to select Java application and we are going to click on next. Then यहाँ पे हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है. सो कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू से OOP demo. I am going to provide this name to our project, object oriented programming demo, OOP demo. This is the name that I have given to our project. देन यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे हमें सेव करना है. तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ब्राउज. आई विल गो टू माय ई ड्राइव. Inside E drive, I will come up with the required folder where I would like to put my programs. So this is the folder where I would like my application to be stored. So I'll click on open. As you can see there, this project is going to get stored inside a folder called as lecture_programs inside my E drive. And then the name of the project is OOP demo. Now NetBeans is asking me whether it should create main class for me. See, what is main class? Main class is going to be such a class which will contain main method. मेन मेथड के साथ जो क्लास आने वाला है उसे मेन क्लास बोला जाता है. तो NetBeans अपने मतलब उसके साइड से ही अपने लिए ऐसे क्लास क्रिएट करके दे सकता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस वेदर वी वांट दैट क्लास टू बी क्रिएटेड बाय NetBeans और वी वांट द क्लास टू बी क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स. तो मैं क्रिएट मेन क्लास का ऑप्शन अभी तो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही अपनी मेन क्लास बना लूंगा. एंड विल जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. नाउ गिव सम टाइम टू NetBeans so that it will make everything ready in the background. Okay. So as you can see there, projects में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में OOP demo नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया. Then there are two nodes here, source packages nodes and libraries node.
लाइब्रेरीज नोड में जाके देखोगे तो जेडीके 1.8 के सारे लाइब्रेरीज जार फाइल्स तुम लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। सो नाउ इफ वी वांट आवर कोड टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो हम लोग यहाँ पे सोर्स पैकेजेस को राइट क्लिक करेंगे, विल राइट क्लिक ऑन सोर्स पैकेजेस, विल गो टू न्यू, एंड फ्रॉम न्यू वी आर गोइंग टू सिलेक्ट जावा क्लास, ठीक है। सो नाउ जैसे मैंने कहा था, we are going to start with object oriented programming in case of Java. So the first program that we are going to see here, using in our particular program, we are going to represent real life entity employee. तो employee इस real life entity को हम लोग अपने प्रोग्राम में represent करेंगे through a class called as employee class. See, object oriented programming is all about representing real world entities as it is in your code. That's why object oriented programming is so popular in case of software industry. So object oriented programming was the first way of programming जहां पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एज इट इज अपने कोड में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मिल गया था डेवलपर्स को। एंड एज वी ऑल नो, हम लोग जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं वो हमेशा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाते हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एम्प्लॉय class is going to represent an entity called as employee, which you can see in real life. रियल लाइफ में एम्प्लॉय नाम की एंटिटी दिखती है हम लोगों को। तो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है वो रिक्वायरमेंट लेके दैट आई ओन अ पर्टिकुलर कंपनी एंड आई वांट अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज पेरोल्स ऑफ एम्प्लॉइज प्रेजेंट इन माय कंपनी। पेरोल मतलब जो एम्प्लॉइज की सैलरी स्लिप्स होती है, उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के चाहिए। तो एज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ एज वी कैन क्लियरली टेल कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये एक कंपनी के एम्प्लॉइज के पेरोल्स मैनेज करने के लिए बनने वाला सॉफ्टवेयर है। और वो एम्प्लॉइज आर द रियल लाइफ एंटिटीज हियर, जिनको हमें अपने सॉफ्टवेयर में लेके आना पड़ेगा, उनको अपने सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो in case of procedure oriented programming, people did not have any way to represent real life entities as it is in their code, but object oriented programming की सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग रियल लाइफ एंटिटीज को अपने कोड में लेके आ सकते हैं, सो दैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इन द रियल लाइफ बिकम्स इजियर फॉर द डेवलपर, एंड कोड को मैनेज करना भी इजी हो जाता है। सी, it is expected from you that you people have already learned C and C++ when you are coming to Java. So in case of C++, you people must have already learned about the benefits of object-oriented programming. So I'm not going to go into the details of what is class, what is inheritance and everything, as it is expected from you people that you people have already seen this. What we are going to do here is हम लोग यहाँ पे क्लास बनाने वाले हैं। उस क्लास का नाम रहेगा एम्प्लॉय, विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट our real life entity employee in our code. See, for it is asking me, NetBeans is asking me to give the name of the package also. Now packages का टॉपिक अभी तक तो हम लोगों ने देखा नहीं है। Yes, we are going to see the topic in detail in coming sessions. So वहां पे हम लोग देखेंगे। As you can see there, NetBeans is giving us some warning saying it is highly recommended that you do not place Java classes in the default package. सी, अब तक जितने भी जावा प्रोग्राम्स हम लोगों ने लिखे थे, जो हम लोग क्लास बनाते थे जावा प्रोग्राम्स में, है ना, वी हैड नॉट प्लेस्ड दोज क्लासेस इन एनी ऑफ द पैकेजेस, है ना। हम लोगों ने वहां पे कहीं पे भी पैकेज करके स्टेटमेंट यूज नहीं किया था, which means we were placing all those classes into default package. But it is highly recommended from security point of view, it is highly recommended that that your classes should always be present under some or other package rather than keeping them open present in default package. So हमेशा obviously better होगा कि तुम लोग खुद का एक पैकेज बनाओ और उसके अंदर क्लासेस को रखो। But as we people have not seen the package related topic yet, तो मैं यहाँ पे पैकेज बनाने वाला नहीं हूँ। As such प्रोग्राम रन हो जाएगा, बट रिकमेंडेशन तो यही है कि तुम लोग अपने क्लासेस को किसी ना किसी पैकेज के अंदर रखो, ठीक है। So I'm not going to create any package here. I will just click on finish, and as you can see there, screen पे अब हमारे लिए employee class create होके आ जाएगा। So left hand side में जरा जाके देख लेते हैं। As you can see there, default package के अंदर there is a Java file with the name employee.java. Now let me change the font here. यहाँ पे मैं font जरा change कर देता हूँ।
Okay. So as you people can see on your screen, एक क्लास क्रिएट होके आ गया अपने सामने यहाँ पे पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, as you can see there. So public class employee has been created for us. So if we are talking about real life entity here, अगर हम लोग real life entity की बात कर रहे हैं तो जो real life entity होती है, जो हम लोग कौन सी एंटिटी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय एंटिटी की, तो रियल लाइफ एंटिटीज ऑलवेज हैव टू थिंग्स रिलेटेड विद देम. फर्स्ट देयर एट्रीब्यूट्स एंड सेकंड देयर बिहेवियर. किसी भी रियल लाइफ एंटिटी के पास हमेशा ये दो चीजें होती है, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू डिस्क्राइब द एंटिटी, है ना, इन बेटर वे, एंड बिहेवियर आर गोइंग टू डिस्क्राइब द वे इन विच दैट एंटिटी इज गोइंग टू बिहेव इन रियल लाइफ. Okay, so as far as employee class is concerned, मैं यहाँ पे उसके दो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करने वाला हूँ. एक होगा उसका एम्प्लॉय, एक होगा एम्प्लॉय का आईडी और दूसरा होगा एम्प्लॉय का नेम. एंड टू रिप्रेजेंट दैट मैं यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स लेके आने वाला हूँ, प्राइवेट इंट emp id and then private string emp name. So these are the two data members here. ये जो emp id एंड emp name है, ये यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स है. एज यू कैन सी देयर कि मैंने इन दोनों डेटा मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर करके रखा है. अब सर क्वेश्चन आता है, सर आपने इनको प्राइवेट क्यों डिक्लेयर किया? सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू योर डेटा मेंबर्स, है ना. हम लोग नहीं चाहते कि हमारे क्लास के एम्प्लॉय क्लास का जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके जो डेटा मेंबर्स होंगे emp id एंड emp name, उन्हें क्लास के बाहर से कोई भी डायरेक्टली एक्सेस करे. Because data is considered as most important part of your program. अगर डेटा करप्ट हो जाता है तो प्रोग्राम की फंक्शनिंग सही होने से भी कोई फायदा नहीं होगा. बिकॉज जो इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं, हम लोग उस डेटा को ही सिक्योर नहीं कर रहे. तो इन अ वे, बाय मेकिंग यूज ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स like that we have used here, private access modifier for data members, हम लोग अपने डेटा मेंबर्स के लिए सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं यहाँ. This you people must have seen in case of C++ also. C++ में भी ये सारी चीजें तुम लोगों ने देखी हुई है. तो दो डेटा मेंबर्स हैं यहाँ पे, emp id एंड emp name. नाउ ये तो हो गए एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय क्लास के. अब बिहेवियर की बात करते हैं. तो कंसीडर करो दैट आई वुड लाइक एम्प्लॉय टू बी गिवन एम्प्लॉय id एंड एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय को मुझे एम्प्लॉय id एंड एम्प्लॉय नेम असाइन करना है. एंड दूसरा, whenever required, I would like the details of employee object, that is employee id and employee name, to be displayed on screen also. स्क्रीन पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले भी होना चाहिए और उसको एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम असाइन भी होना चाहिए. तो ये दो बिहेवियर्स है जो मैं इस एम्प्लॉय एंटिटी के अंदर लेके आना चाहूंगा. तो फॉर दैट मैं यहाँ पे दो मेथड्स को लेके आने वाला हूँ. सी, इन केस ऑफ जावा फंक्शन की जगह पे मेथड ये वर्ड यूज किया जाता है. तो पब्लिक वॉइड आई एम गोइंग टू से set data. तो set data is going to be the method जिसे हम लोग दो चीजें पास करेंगे, से दो पैरामीटर्स पास करेंगे टेक्निकली स्पीकिंग, int id and string name. And I would want value of id parameter to be stored inside emp id data member, and then value of name parameter to be stored inside emp name data member. तो मैंने ये चीजें लिख दी. As you can see there, set data is a method here जो id और name को accept कर रही है as a parameters, and वो id हम लोग emp id में set कर रहे हैं, assign कर रहे हैं, and name की value हम लोग emp name में assign कर रहे हैं, emp name data member में assign कर रहे हैं. तो set data method complete हो गई यहाँ पे. Now I would like these details to be displayed on screen also, और ये करने के लिए मैं यहाँ पे शो डेटा नाम की एक और मेथड लेके आऊंगा. एंड देन इनसाइड दिस शो डेटा मेथड आई वुड लाइक टू प्रिंट द वैल्यूज ऑन स्क्रीन. तो मैं लिखना चाहूंगा system.out.println. अब यहाँ पे तुम लोगों को आईडी का यूज पता और आईडी का बेनिफिट पता चलेगा. सी, अगर तुम लोगों को system.out.println लिखना है तो यू जस्ट हैव टू से sout एंड प्रेस टैब. हम लोग देख सकते हैं कि system.out.println ये पूरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पे. तो बाय मेकिंग यूज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स, सच काइंड ऑफ कोड सजेशंस, डेवलपर का जो कोड लिखने का स्पीड है वो बढ़ जाता है.
है ना, एफर्ट्स कम हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई पीपल टेंड टू गो टुवर्ड्स आईडीज व्हेनेवर सॉफ्टवेयर्स आर टू बी डेवलप्ड, है ना। सिंगल प्रोग्राम्स के लिए चलो अपने नोटपैड में हम लोग डेवलपमेंट कर ही सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर डेवलप करना, बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोफेशनली डेवलप करने, पीपल गो फॉर आईडीज। तो system.out.println मैं यहाँ पे बोल दूंगा id of employee is, I'm going to print emp id here, and then the name of employee is, we are going to print the name of the employee. So now my employee class has been created here. यहाँ पे दो डेटा मेंबर्स है उसके अंदर, emp id and emp name, and दो मेंबर मेथड्स हैं यहाँ पे, set data and show data. Set data method is being used to assign values to the data members emp id and emp name, and show data method है वहाँ पे जो एम्प्लॉई के आईडीज और एम्प्लॉई का आईडी और एम्प्लॉई का नेम, इन दो डेटा मेंबर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी. सो एम्प्लॉई क्लास हैज बीन क्रिएटेड हियर, बट क्या मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है यहाँ पे? तो आंसर इज ऑब्वियसली नो. व्हाई सो? बिकॉज अभी तक मेरे प्रोग्राम में मैंने कोई भी मेन मेथड लिखी हुई नहीं है, एंड वी ऑल नो दैट मेन मेथड इज कंसिडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम. सो अब क्वेश्चन आता है कि मेन मेथड कहाँ पे लिखेंगे सर? If you want, you can write the main method inside employee class itself. अगर required है तो हम लोग इस employee method को, sorry, main method को employee class के अंदर भी लिख सकते हैं. But we are not going to do so because we are going to create a separate class to contain main method. So what we will do here is we'll go to projects. ये जो default packages यहाँ पे लिखा हुआ है उसको right click करो, go to new, and then we'll go to class, and now we are going to name this class as say mymain. So in our program this is going to be the scenario. दो classes रहेंगे, एक class है employee जो employee से related पूरी information जिसके अंदर है, and then we employee class which is representing the real world entity employee, and then second class है अपने पास mymain class जिसके अंदर हम लोग मेन मेथड को प्लेस करेंगे. तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. तो माय मेन क्लास इज आल्सो गोइंग टू गेट जनरेटेड हियर, गोइंग टू बी जनरेटेड हियर इनटू दिस पार्ट, एंड नाउ यहाँ पे हम लोग मेन मेथड को लेके आएंगे. तो मेन मेथड को लेके आना है तो क्या करूँ? जस्ट टाइप psvm एंड प्रेस टैब. एज यू कैन सी देयर with NetBeans it becomes so simple to write such code. Okay, now I would like the methods of employee class set data and show data to be called. मुझे इस employee class के set data and show data method को कॉल करना है. तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग कॉल कैसे करेंगे? सी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक रूल है that if you want to access anything present inside class, the first thing that you need to have with you is the object of the class. Now question comes up, why so? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है because ये जो क्लास हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है एम्प्लॉई, this is representing every employee present in the world. ये जो एम्प्लॉई क्लास है, ये एम्प्लॉई क्लास एम्प्लॉई एंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली क्लास है. सो इन अ वे दिस क्लास इज वर्किंग एज अ स्पेसिफिकेशन फॉर द बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी एम्प्लॉय. सो नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन हियर. When we say car word itself comes out with a specification. It comes out with a specification that there should be four wheels, there should be 4 seats, there should be 1 steering, there should be 1 accelerator, there should be brake, there should be clutch, there should be an engine. This is the concept that we get when we talk about car. Whereas when we talk about Maruti Swift is nothing but an implementation of that concept. This point is very, very important. So car is a concept. Maruti Swift, you can see Maruti Swift as a car. Similar is the case here. We have given the specification using class employee, but उस specification को follow करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे employee class का एक object create करना पड़ेगा, and that's what I'm going to do here. And as we all know,
employee class, sorry, object of class is created in Java using this particular syntax. You will first specify the name of the class, then you will specify the reference equal to, and then you will say this new, and then again name of the class. This is the way in which object of the class is created in Java. So as we all know, this is the point where object of employee class is being created in the on the heap, and to refer to that object, the reference that we will be using is going to be emp1. This is the thing that we had learned in our last lecture. Okay, so now emp1 object has been created of employee class. Now I would like to provide ID and name to this employee object, and in order to do so, I'm going to call this set data method. हम लोग इस set data method को call करेंगे. तो how are we going to call it? We'll say emp1 dot set data. We are going to specify the ID. Say I have specified the ID as 121, and then we are going to specify the name. Say I'm going to specify the name as Anil. So now we can say that this employee class object emp1 contains ID as 121 and name as Anil. Now I would like to show this data on screen. Again, what we would have to do, we would have to call this show data method. How would we call this? We will have to say emp1 dot show data. Yes, let's see whether we are able to execute this properly. So always remember, we will have to execute our application from the class which contains main method. So if you would go to employee class, right click on employee class, and if you will say run file, as you can see, NetBeans will come up with this message on screen saying class employee does not have a main method. And that is true because we have not written main method inside a class employee. Rather, we have written main method inside a class mymain. So we would have to come to mymain class, उसे right click करो, and you will just have to click on run file. And now हम लोगों के सामने output आ जाएगा. See, अगर इसे तुम लोग compare करोगे with the things that we have already seen in our previous lectures, there we used to compile our programs first. Class files used to get generated, and then we used to run our program using Java command. Java से compile करो, Java से run करो. But in this case, while we were writing the code, at that time only the program was being compiled. So अब program already compiled है, pre मतलब in a way background में ही program compile हो चुका है. We will just have to run our program by doing this. So go to that class which contains main method, right click, say run file, and see the output. As you can see there, here the output is being displayed as ID of employee is 121 and name of employee is Anil. And that's what we were expecting because we had set the ID and name in this. So this is a simple object-oriented Java program here, but trust me, this is more like professional sort of program that we have written, because we have created two separate classes to have two separate set of functionality being implemented. Employee class was there to represent the real world entity employee, and mymain class was there to hold the main method. ना, so from mymain class we used employee class. हम लोगों ने mymain class के अंदर main method के अंदर हम लोगों ने employee class का use करके रखा हुआ है. So we should get acquainted with this kind of programming, because from a developer it is always expected that separate set of separate classes should be created for separate set of purpose, है ना. हर purpose के लिए separate class बनाना कभी भी अच्छा होगा, because इसी तरीके से प्रोफेशनल लेवल में प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट होती है, and that's what would be expected from all the IT companies, from you people also, that whenever you will be working for them, you create separate classes for each way. Again, I would like to tell you, है ना, if we would have created a package and उसके अंदर ये दोनों classes लिख देते तो और better हो जाता in a way यहाँ पे. पर ठीक है, अभी हम लोग packages नहीं बना रहे, हम लोगों ने ये particular scenario बना के रखा है. Now let's do some changes here. Suppose I'm going to come up with one more object here, creation of one more object.
of employee class. And I'm going to change the code in this way. Now question comes up, what output would be displayed on screen? As you can see there, we have created two objects of employee class, which are being referred using references EMP1 and EMP2. I have called setData method. First, I put values 121 and Anil in ID, in EMP ID and EMP name data members. And then I called setData method once again, and I put IDs values 122 as employee ID and then Sunil as the employee name, and then we are calling show data method. So what should be the scenario here? What output should get displayed on screen? Be ready with your answers. I'm going to run the program again. As you can see there, the ID of employee is still being displayed as 121 and the name of employee is still being displayed as Anil. And it was expected also, because what we will have to understand here is मैंने set data method को कौन से reference के through call किया था, तो EMP1 reference के through call किया था. तो ये जो ID and ये जो name set हुआ है, ये किसके लिए set हुआ है? तो ये इस उस ऑब्जेक्ट के लिए सेट हुआ है which is being referred via EMP1. So whose EMP ID and whose EMP name is getting assigned value here? EMP1's EMP ID and EMP name is getting assigned the values here. Okay, and when we have called set data method via EMP2, now the things are being changed. Now you are assigning ID, EMP ID and EMP name, but for that object which is being referred by EMP2. उस ऑब्जेक्ट को हम लोग वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, डेटा उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग EMP2 के थ्रू रेफर कर रहे हैं. एंड अगेन व्हेन आई एम कॉलिंग शो डेटा, आई एम कॉलिंग इट वाया EMP1, मींस आई एक्सपेक्ट कि EMP1 के डेटा मेंबर्स के वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए. और EMP1 में क्या वैल्यू सेटअप किए थे हम लोगों ने? 121 एंड अनिल. सो दैट इज बीइंग